नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो बनने वाली होगी वो आपके लिए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और अपने सभी मित्रों के लिए शेयर कर दीजिए। आपका जो स्पेशल बैच चला है वो केवल किसके लिए चला है? ओनली टीईटी और सुपर टेट के लिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा अपना मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए रेगुलर हमारी वीडियोज मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको वीडियोज मिलती रहेंगी और उन बिंदुओं पर चर्चा होगी जो बिंदुओं को आपने कभी सोचा भी ना हो, जिससे कि आपका कोई प्रश्न आपसे बाहर ना जाए। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये व्याकरण चल रहा है और व्याकरण चल रहा था। व्याकरण में हमने जो चर्चा की है इससे पहले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में हमने जो चर्चा करी है उस पे आपके लिए स्वरों के बारे में बताया गया है, स्वरों के भेद के बारे में बताया गया है। आज जो चर्चा होने वाली है वो हमारी किस पर होगी? व्यंजन पे होगी। किस पे होगी? व्यंजन। देखिए, व्यंजन पे चर्चा होगी आज। और व्यंजन, अब समझ लीजिए व्यंजन क्या है। तो व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वयं उच्चारित नहीं होते हैं। व्यंजन वर्ण जो हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ये अपने आप में उच्चारित नहीं होते हैं, इनको सहयोग लेना पड़ता है, साथ लेना पड़ता है। किनका? स्वरों का। अर्थात स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन कह लीजिए, वर्ण कह लीजिए या फिर अक्षर कह लीजिए, दोनों बात एक ही रहती है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम व्यंजन की। और व्यंजन में हम कहाँ से का दयो अफसाना एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से पहले हम इन वर्णों को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो व्यंजन वर्ण है उन व्यंजन वर्णों में हम जान लेते हैं कि व्यंजन जो है वो जो व्यंजन है उनके जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो व्यंजनों के प्रकार जो हैं, व्यंजनों के प्रकार, आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार का होते हैं या व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन। और नंबर 2 आपका अंतस्थ होता है, अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारे 3 मुख्य रूप से व्यंजन होते हैं। कहने के लिए व्यंजन में हमारे आपके संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे कितने? 3 व्यंजनों की चर्चा हुई है। सबसे पहले जो चर्चा हुई है 3 की हुई है। अब ये हमारे 3 व्यंजनों की बात हुई है। किसकी हुई है? स्पर्श की हुई है, अंतस्थ की हुई है और ऊष्म की हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे ऊष्म हैं यानी कि स्पर्श जो व्यंजन हैं, उन स्पर्श व्यंजनों के बारे में जान लेते हैं। जो स्पर्श हमारी दुनिया है वो कितनी है? यानी कि 25 है। कितनी है? 25 है। तो देखिए वो क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं स्पर्श के बारे में। तो जैसे हमने कहा का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक, ये कितने हैं? स्पर्श ध्वनियाँ हैं। कितनी? ये क्या है? स्पर्श ध्वनियाँ। इनके अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। तो इसमें हमारे 5 वर्ग आएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए इसमें कितने आएंगे? आपके 5 वर्ग आएंगे। कौन कौन से आएंगे? जैसे हमने कहा कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग हो गए हमारा। हो गए 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क वर्ग के लिए। क ख ग
घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ और म। ये देखिए हमारे कितने वर्ग हो गए, यानी कि 5 वर्ग हो गए। अब हमने कह दिया का से लेकर मा तक। का से लेकर मा तक कहने का तात्पर्य है कि का ये हमारा वर्ण रहा और मा हमारा अंतिम रहा। तो एक सूत्र आता है का दयो मा अवसानो, अर्थात का दयो मा अवसाना से यहाँ से हम जान लेते हैं कि का से लेकर मा तक के जो वर्ण है वो हमारी क्या रहेंगे, स्पर्श रहेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी रहेगी, 25 रहेगी। अब सबसे पहले हम इसी में जान लेते हैं कि जो यहाँ पर हमारे ये वर्ण दिए हुए हैं, ये क सबसे पहले वर्ण जो दिए हुए हैं, इन वर्णों के लिए हम क्या कहते हैं, उदित। उदित वर्ण पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा उदित वर्ण है। तो आप अपने उदित वर्ण को बताने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए, जो हमारी वर्णमाला सीरीज है, वर्णमाला में जो हमारे व्यंजन हैं, उन व्यंजनों में, उन 25 व्यंजनों में जो सबसे प्रथम वाला वर्ण होता है वो हमारा उदित कहलाता है। तो उदित वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे, 5 बताएंगे। यदि इनमें से कोई सा भी वर्ण दे दे और कहे कि निम्नलिखित में से उदित वर्ण बताइए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन्हीं में से, इन्हीं वर्णों को देख के आप अपना आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर उदित वर्ण हो गए, यहीं पे हम देख लेते हैं जो हमारे अंतिम वर्ण है। ये देख रहे हैं, ये अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण हमारे क्या है, अनुनासिक है। क्या है, अनुनासिक। चर्चा आगे भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे जब बना दिया है तब मैं आपको यहाँ पे समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन है। क्या है, अनुनासिक व्यंजन। अब अनुनासिक व्यंजन आपसे पूछ ले तो अनुनासिक व्यंजनों की संख्या क्या रहेगी, आपकी 5 रहेगी। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या क्या रहेगी, आपकी 5 रहेगी। अनुनासिक व्यंजन जो है, अब इनका उच्चारण कैसे करते हैं, कहते हैं मुख और नाक की दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो अनुनासिक की बात आए तो अनुनासिक में क्या लगाएंगे आप, 5 लगाएंगे। आपका कोई सा भी वर्ण इनमें से पूछ ले कि भैया अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि अनुनासिक जो वर्ण है वो हमारा वर्ण कौन सा कहा जाता है, यानी कि जो व्यंजन है क से लेकर म तक के, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजनों की ध्वनियों में जो अंतिम वर्ण है वो हमारा क्या है, स्पर्श, मतलब वो हमारा अनुनासिक व्यंजन है और उसे अनुनासिक कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे वर्ग की बात रही। वर्ग में हमारे 5 वर्ग रहे, पांचों वर्गों में हमारे 25 वर्ग। देखिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए और 5, 1 2 3 4 5, 5 इस तरीके से। तो 5 25 वर्ण हमारी ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी, आपकी स्पर्श ध्वनियाँ कहलाएंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अंतस्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम अंतस्थ की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका रहा स्पर्श ध्वनियों के बारे में रहा। उसके बाद में बात हम करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी अंतस्थ की बात करते हैं। क्या, अंतस्थ। तो अंतस्थ हमारे क्या है, ये अंतस्थ हमारे कितने वर्ण होते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत आने वाले वर्ण हमारे 4 होते हैं। तो अंतस्थ के अंतर्गत आने वाले कौन से हैं, या, व, र और ल। आप इन्हें ऐसे हरंत कर सकते हैं। देखिए जो आपके अंतस्थ है, अंतस्थ के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या हैं, ये आपके 4 वर्ण हैं। इन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं, अंतस्थ को ही हम क्या कहते हैं, अर्ध
अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको ही हम अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। किनके लिए? अंतस्थ के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं ऊष्म की। जो ऊष्म है, ऊष्म की बात कर लेते हैं। ऊष्म के अंतर्गत हमारे वर्ण कितने आते हैं? 4 आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? श, तालव्य श, उसके बाद मूर्धन्य श, उसके बाद दंत श और उसके बाद ह। तो देखिए ये जो हमारे वर्ण है ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म। अब ये समझ लीजिए जैसे अगर हम प्रत्याहार में जाते हैं तो प्रत्याहार में जो हम वर्णों की बात करते हैं उन वर्णों में अगर देखें तो प्रत्याहार के अंतर्गत जब हम हल देखते हैं, जैसे हमने कहा स्वर, तो स्वर के लिए हमने क्या प्रत्याहार बनाया था? अज। उसी तरीके से हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्या रहा था आपका? हल। व्यंजन में रहा था हल। अब हल ये आपका यहाँ से जाता है 1 से लेकर आपका चलता है 1 से लेकर जो चलता है वो 4 तक के सूत्रों में आ जाता है, और यहाँ से 5 से लेकर 14 तक के सूत्र जो हमारे आते हैं वो हमारे क्या कहला जाते हैं? मतलब हल कहे जाते हैं। यानी कि है वरट से लेकर और हल तक का जो है वो आपका किसके अंतर्गत आते हैं? हल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये सूत्र संख्या आपकी कहाँ से जाएगी? 5 से लेकर 14 तक जाएगी। तो यहाँ पर ये बात होगी हमारी ऊष्म की हो गई। उसके बाद में हम थोड़ी चर्चा यहाँ पे और करते हैं, मतलब कुछ हम संयुक्त की बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ संयुक्त की बात करते हैं। संयुक्त, अब देखिए संयुक्त क्या है? तो संयुक्त हमारे कितने वर्ण हैं? आपके 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? श, त्र और ज्ञ। ये आपके संयुक्त हैं। तो अब ये संयुक्त व्यंजन है, तो इन संयुक्त व्यंजनों में क्या, संयुक्त का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? जब कोई 2 आपस में वर्ण मिलके किसी एक वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त कहा जाता है। अब ऐसे में संयुक्त वर्ण जो है हमारे क्या है? 3 है। तो तीनों को हम पहले, ये आता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए कैसे बनता है। जैसे कि आपका ये वर्ण दे दिया, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आप क्या बताएंगे? छ, त्र, ज्ञ, इन्हीं में से बता देंगे। लेकिन अब पूछने का तरीका कुछ चेंज हो गया है दोस्तों, कुछ बदल गया है, तो हमें उसी की तरह चलना है। जैसे अब ये छ है तो ये सबसे पहले क्या पूछेगा? ये आपको बनाएगा। अगर छ बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? क हलंत रहेगा और श, तब जाके आपका क्या बनता है? छ बनता है। जैसे त हलंत रहेगा और प्लस रा, तो ये क्या बना? आपका त्र बन गया। जैसे ज रहेगा और या रहेगा, तो क्या बन गया आपका? ज्ञ बन गया। अब देखिए आपको जो प्रश्न बनाएगा वो कैसे बनाएगा? वह आपको प्रश्न बनाएगा तो ऑप्शन में आपको, जैसे हमने रखा कि निम्नलिखित में से इसका व्यंजन का पूछेगा, संयुक्त व्यंजन का जो वर्ण छेद हुआ है वो कैसे हुआ है, या वह आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपको जिनमें से कोई सा एक वर्ण दे देगा और उसका ऑप्शन बना देगा। ऐसे बनाएगा ए, बी, सी और डी। डी ऑप्शन ऐसे करके होंगे। तो इसमें कैसे बनाएगा? कहेगा क और श, ऐसे करके। फिर कहेगा क और श, फिर कहेगा क प्लस और श, क और ऐसे करें क छ कहेगा। फिर डी ऑप्शन में ऐसा भी बना सकता है क और श, ऐसे करके। अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से, आपको श दे देगा, निम्नलिखित में से इस वर्ण का पूछेगा कौन सा सही है।
तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, जब आप जाने हुए होंगे, समझे हुए होंगे कि सबसे पहला वर्ण जो होता है वो हमारा हलंत युक्त रहता है और बाद वाला जो वर्ण होगा वो अपने आप में पूर्ण होगा, यानी कि स्वर से युक्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो क और श है, तो अब इन जब वर्णों से बना है छ, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही चला जाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि संयुक्त व्यंजन को हम एक बार जान लें। आगे बात करते हैं, यहीं पे संयुक्त हो गए। अब उसके बाद में स्वर हो, व्यंजनों में हमने क्या देखा है, स्पर्श ध्वनियाँ देख ली, अंतस्थ देख लिया, ऊष्म देख लिया, और हमने आपका जो संयुक्त व्यंजन थे उन पे भी हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में हम बात करते हैं अयोग्यवा की। क्या बात करते हैं, जो अयोग्यवा, अयोग्यवा वर्ण जो हमारे कितने हैं, वो 4 हैं। लेकिन हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हमारे 2 ही वर्ण रहते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे वर्ण कितने आ जाते हैं, इसमें 4 आ जाते हैं। तो नंबर पहले कौन सा आ जाता है, आपका अनुस्वार आ जाता है। नंबर 2 पे आपका विसर्ग आ जाता है, और नंबर 3 पे आपका जीवा मूली आ जाता है, और 4 पे नंबर आपका उपध्मानी आ जाता है। उपपध्मानीय ये आ जाते हैं। ये तो 4 ध्वनियां हमारी क्या कही जाती है, अयोग्यवा कही जाती है। इन 4 ध्वनियों के लिए हमने अयोग्यवा, ऐसा प्रश्न हमारे टीईटी में बना भी था और पूछा भी गया था कि भैया जो अयोग्यवा हैं वो अयोग्यवा जो है हमारे कितने वर्ण हैं, अयोग्यवा के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या बताइए। तो उसमें संख्या पूछी थी, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि अयोग्यवा जो वर्ण होते हैं वो हमारे कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। लेकिन जिनको जानकारी थी, उन्होंने जो पढ़े अच्छे से, उन्होंने लगाया, ऑप्शन भी लगाया। तो यहाँ पर समझ लीजिए जो अयोग्यवा वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 4 होते हैं। तो ऐसे वर्णों को कहा गया है कि ना ही इनके अयोग्यवा तो इसीलिए कहा गया कि ये योग्य नहीं थे वर्णमाला के। कैसे, ना तो इनकी स्वरों में गिनती की गई और ना ही इनकी व्यंजनों में गिनती कहेगी, तो इनके लिए क्या कह दिया, अयोग्यवा कह दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपके सभी व्यंजनों की चर्चा हो गई है। किस किस की चर्चा हुई, सभी की हो गई। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, यहाँ पर आपने स्पर्श ध्वनियाँ ये कितनी थी हमारी, 25 थी। ये ध्वनियाँ क्या थी, 25 थी। उसके बाद में हमने सीखा अंतस्थ की ध्वनियाँ कितनी थी, 4 थी। उसके बाद में 3 नंबर पे हमने क्या सीखा, ऊष्म की ध्वनियाँ कितनी थी, 4। उसके बाद संयुक्त सीखा था, 4 नंबर पे संयुक्त सीखा था। संयुक्त में कितने थे, 3 वर्ण थे। उसके बाद में हमने यहाँ पर आपके ये सीखे थे अयोग्यवा, 5 नंबर पे क्या सीखा था, अयोग्यवा की ध्वनि कितनी थी, 4। तो ये आज का यहाँ पर आज का विषय रहा, मतलब व्यंजनों में हमने क्या क्या सीख लिया, स्पर्श ध्वनियाँ सीख लिया, अंतस्थ सीख लिया, उसमें सीख लिया, संयुक्त और अयोग्यवा। इन वर्णों को आज हमने लोगों ने सीखा है, वो भी किसके अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत। अब जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा वो माहेश्वर सूत्रों पे होगा और माहेश्वर सूत्रों पे बनने वाले प्रश्नों पे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत।